हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी बीएड 2020 का रिजल्ट 5 सितंबर को आ गया है। आपकी जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है वो 21 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक चलेगी। आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया 21 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद आपका 19 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। फिर आपका जो नया बैच शुरू होगा वो 26 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। यानी आपका बीएड का जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप जब एडमिशन लेंगे और आपकी जो पहली क्लासेस लगेंगी वो 26 अक्टूबर से लगने लगेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक का इन्फॉर्मेशन है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। यदि इसमें आगे बदलाव होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो हमारे इन्फॉर्मेशन हैं इनका सूचना आप लोगों को मिल सके। तो मैं चलिए अब स्टार्ट करता हूँ काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें आपका फर्स्ट काउंसलिंग क्या होता है, पूल काउंसलिंग यानी कि जो आपका सेकंड राउंड होता है ये क्या होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इन सारे टॉपिक्स में मैं आज बात करूँगा। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, जिनको आप पहले से ही बनवा के रख लेंगे, ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ से जो है ऑफिशियल वेबसाइट से, यूपी बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारे जो हैं आपके इन्फॉर्मेशन इनको डाउनलोड करके लाया हूँ और इन पे मैं आज आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग राउंड्स के बारे में। पहले होगा आपका फर्स्ट काउंसलिंग यानी कि राउंड फर्स्ट, फिर आपकी पूल काउंसलिंग होगी और बाद में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो एक एक करके हम सब पे चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग कैसे शुरू होती है। अब यहाँ आइए, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपका एक बैंक अकाउंट डिटेल्स होना ही चाहिए, जिस पे क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट आर फादर आर मदर। उस पर आपका नाम अथवा आपके पिता का नाम या आपके माता का नाम होना चाहिए। उसमें आपका जो है अकाउंट नंबर रहना चाहिए, IFSC कोड रहना चाहिए, बैंक का नेम रहना चाहिए और आपकी जो ब्रांच है उसका नाम उस पर रहना चाहिए। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो यह इसलिए ज़रूरी है, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपका 2 फी लगता है। 2 फीस लगता है, इसका मतलब क्या, शुरुआत में आपको 2 टाइप की फ़ीस देनी पड़ती है। एक आपको देनी पड़ती है काउंसलिंग फ़ीस, जो कि आपकी 750 रुपये लगती है, और आपका एक लगता है एडवांस फ़ीस, और जो आपकी एडवांस फ़ीस होती है वो आपकी 5000 लगती है। आपका जो ये काउंसलिंग फ़ीस होता है 750 रुपया, ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये आपका वापस नहीं होगा। जब आप 750 रुपया रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका, जब आप कॉलेज चूज करने जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपका ये 750 रुपया तो लगेगा, ये काउंसलिंग फीस, और उसी के साथ आपका एडवांस फीस भी लगेगा 5000। आपका जो एडवांस फीस है 5000 वो तो रिफंडेबल हो जाएगा, लेकिन किस केस में, जब आपको वह कॉलेज नहीं मिलेगा जिस कॉलेज को आपने चूज किया है, तो आपका ये 5000 रुपया वापस हो जाएगा। लेकिन यदि आपने उस कॉलेज को चूज कर दिया और वह कॉलेज आपको मिल गया और फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं अब मैं यह कॉलेज नहीं लूँगा, तो आपका वो 5000 गया, ये मान के चलिए। लेकिन जो आपकी काउंसलिंग फी होती है ये 750 रुपया, ये तो आपका वापस होना ही नहीं होना है, चाहे आपको वो कॉलेज मिले या फिर चाहे आपको वह कॉलेज ना मिले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी काउंसलिंग फीस क्या होती है और आपका एडवांस फीस क्या होता है। अब हम बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट काउंसलिंग पे। राउंड फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपका काउंसलिंग होगा, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, इसके ऊपर और मैं एक चीज़ आपको बता दूं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका मार्कशीट होगा, जो आपकी मार्कशीट होगी वो किस टाइप की होनी चाहिए। इसमें दिया हुआ देखिए, ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। केवल आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वही एक्सेप्टेड होगा। दूसरा दूसरा पढ़िए, नो प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज़ वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। इस लाइन को समझिएगा। यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, आप जो है इंटरनेट के माध्यम से उस मार्कशीट को डाउनलोड करेंगे और वेरीफाई करवाएंगे। किससे? अपने यहाँ के प्रिंसिपल से। अपने यहाँ के प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाएंगे या अपने यहाँ के रजिस्ट्रार से। जैसे कोई मान लीजिए DU वगैरह में क्या होता है, DU का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो 2 या 3 साल बाद जाके मिलती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, जो होता है अपनी मार्कशीट निकलवा लेते हैं। कौन सी? इंटरनेट वाली। उसके बाद अपने यहाँ प्रिंसिपल के, अपने यहाँ के जो उनके प्रिंसिपल होते हैं या फिर रजिस्ट्रार जो होते हैं, उनसे वो साइन मोहर वेरीफाई करवा लेते हैं और वो मान्य हो जाता है। तो आप लोगों का भी काम चल जाएगा। यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी तो इंटरनेट वाली जो मार्कशीट निकलेगी, आप लोग क्या करेंगे, उसको
उसको वेरीफाई करवा लेंगे प्रिंसिपल से, तो वो भी आपका चल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग की, कि आपका जो राउंड फर्स्ट है वो कैसे चलेगा और क्या क्या प्रक्रिया इसमें होगी। आप ये पहले जानिए कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपके बेसिस ऑफ स्टेट रैंक पे होगी, मतलब जो आपकी स्टेट रैंक होती है उसी के आधार पे आपका काउंसलिंग होगा। और इनको जो है फेजेज में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जिनका स्टेट रैंक आया होगा वही काउंसलिंग करवा पाएंगे, और उसके बाद जो होगा काउंसलिंग, जो अगला फेज होगा, अगली फेज की जानकारी आप लोगों को टाइम पे दे दी जाएगी। कैंडिडेट पहले क्या करेंगे, उनका हर एक कैंडिडेट का एक यूजर आईडी है और एक पासवर्ड है। आप लोग जब से आप लोग यूपी बीएड का फॉर्म डाले होंगे तब से आप लोगों का एक लॉगिन आईडी होगा और आपका एक पासवर्ड होगा। उन दोनों का यूज आपको करना है। रेयर केस में यदि आपका पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं आप लोग, तो इसको आप फिर से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं इस पासवर्ड को। ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप लोग जो अपनी बैंक अकाउंट है इसकी डिटेल आप जो है अपने लॉगिन आईडी, पहले आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे अपनी ये बैंक डिटेल की अपनी जो ये सारा प्रोसेस है बैंक अकाउंट का, इसको आप फिलअप करेंगे। इसके बाद आप अगला समझिए कि जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 इन हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड हैव टू इंटर द मार्क्स एंड अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट। इसके बाद आपको क्या करनी है, अपनी मार्कशीट वहाँ पे अपलोड करनी है। ये मैं स्टेप फर्स्ट की बात बता रहा हूँ। पहले आपका लॉगिन होगा, यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उससे आप लॉगिन करेंगे, बैंक अकाउंट अपना डालेंगे। इसके बाद जो आपने क्वालिफाई किया है, आपने जो एग्ज़ाम थर्ड ईयर का, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी तो हमारे एग्ज़ाम ही नहीं हुए होंगे, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो टेंशन मत लीजिए, ये सारा प्रोसेस इसमें आप लोग को वरीयता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोविड-19 के कारण आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो रिजल्ट आने में लेट होगा। 21 अक्टूबर जो है आपका 18 अक्टूबर जो है आपका वो काउंसलिंग, वहाँ तक 18 अक्टूबर तक आपको ख़त्म होनी है आप लोगों की। तो उसके बीच में अगर जो आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा तो काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी, ऐसा संभावित है। तो ये आप लोग मान के चलिए। चलिए अब अगले स्टेप 2 पे हम चलते हैं, काउंसलिंग फ़ी एंड एडवांस कॉलेज फ़ी पेमेंट। जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया कि आप लोगों की 2 फ़ी लगती है। जब आप लोग क्या हुआ, जब स्टेप 1 को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, 5,750 रुपये का, जिसमें मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 750 रुपये जो होंगे वो आपकी काउंसलिंग फ़ीस होगी, और जो आपका 5,000 होगा वो आपका एडवांस कॉलेज फ़ी होगा। और यह जो पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड आपका कुछ भी हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है और क्रेडिट कार्ड हो सकता है। इन तीनों में से आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका 5,000 रुपया है वो आपका रिफंडेबल है, लेकिन कब, जब आपने जिस कॉलेज को चूज किया वह कॉलेज आपको नहीं मिला, तभी आपका ये रिफंडेबल होगा। ऐसा मान के चलिए, अगर जो आपने यह कॉलेज चूज कर लिया कि मुझे यह कॉलेज चाहिए, वह कॉलेज आपको मिल गया, फिर आप सोच रहे हैं अरे नहीं इसमें तो हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो 5,000 गया है आपका। इसी टाइम में आपको बता दे रहा हूँ, पूरा क्लियर कट कर दे रहा हूँ। नहीं तो आप आगे जाके परेशान हो कि मेरा फीस नहीं आ रहा है, 5,000 मेरा रिफंड होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। यदि आपको वह कॉलेज मिल गया और आप उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपकी गलती है, वह आपका फीस तो रिफंड नहीं होने वाला है। यदि आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है आपके चॉइस का, तो आपका वो 5,000 रुपया रिफंड हो जाएगा। बात करें 750 रुपया जो आपका लगेगा, आपकी जो काउंसलिंग फ़ी है, ये तो रिफंड नहीं होनी है, ये 750 आपका जाएगा ही जाएगा। 750 रुपया आपका जाएगा ही जाएगा, चाहे आपको कॉलेज मिले चाहे आपको कॉलेज ना मिले। चलिए अब चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। चॉइस फिलिंग जो होगा आपका, वो जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने लगेगा, तो ये चॉइस फिलिंग वाली बात जो है मैं टाइम पे आपको अपडेट करते रहूँगा। अभी मैं ज़्यादा बता दूंगा तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ जानते जाएंगे। जब आपकी काउंसलिंग होगी आप स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लेंगे, जब आप स्टेप 3 में आएंगे तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मैं टाइम पे देता रहूँगा। इसमें बस आप यही जान लीजिए, मेन चीज़ जो है कि आप अपने इच्छानुसार लार्ज नंबर मतलब अधिक संख्या में आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं बता दूँ, मैं आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चूज कीजिएगा, ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। यदि आपका बहुत अच्छा रैंक है, बहुत ही अच्छी रैंक है, तब भी यदि आपका 500 700 रैंक आई है, 600 रैंक आई है, तब भी आप ये मान के चलिए कि आप लोग 5 से 6 कॉलेज आप लोग चूज करिएगा ही करिएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे टॉपर एक ही, अगर जो मान ले एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका हो जाएगा एक ही चॉइस में, लेकिन फिर भी आपको 5 से 6 कॉलेज चूज करना ही करना है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ स्टेप 4 की। कॉलेज अलॉटमेंट जो होगा, यहाँ से समझिए, जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा
तो यहाँ पे जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आपकी लॉगिन आईडी पे ही केवल मिलेगी, आपका सीधा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपनी लॉगिन आईडी खोलेंगे और वहाँ पे जाके आप जो है कॉलेजमेंट जो होता है, आपका अलॉटमेंट जो होता है लेटर, वो आपके वहाँ पे उस पर मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आपको ध्यान से समझने वाली क्या बात है कि जो ये आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए कि जो आपका ये अलॉटेड कॉलेज होगा, जो आपका कॉलेज मिलेगा, वो आप डाउनलोड करेंगे उसको। उसके बाद उसको बोलते हैं अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर। ध्यान समझिए, बोलते हैं क्या है, अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर। यह आपको JEE B.Ed 2020 की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको डाउनलोड करके आप लोग रखे रहिएगा, गायब मत करिएगा, क्योंकि आगे इसका आप लोगों का यूज लगने वाला है। चलिए आगे मैं बात करूँ, ये सब अगले आपको पता चल जाएंगी कि 3 दिन के अंदर आपको जो है अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करने के बाद आपको कितने दिन के अंदर वहाँ पे पहुँचना है, जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे बता दी जाएंगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब धीरे धीरे आप लोग जान जाएंगे। बहुत सारी जानकारी एक साथ देना आप लोगों के लिए भी सही नहीं है। अब देखिए कुछ ऊपर की जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ कि जैसे आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मान लीजिए मैं 5,750 रुपया क्या किया, पेमेंट कर दिया मैंने। अब ध्यान से समझिए, 5,750 रुपया आपका पेमेंट हो गया, लेकिन यदि आपके यहाँ की कॉलेज की फ़ीस जो है वो आपके एडवांस कॉलेज यानी कि एडवांस कॉलेज फ़ीस यानी कि 5,000 से यदि कम है। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस केवल 3,000 रुपये 4,000 रुपये महीने होती है। तो मान लीजिए कि आपकी कॉलेज की फ़ीस 4,000 रुपये महीने, आप ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया आपने जहाँ पे आपका कॉलेज का जो फ़ीस है 4,000 है, तो आप 1,000 तो एक्स्ट्रा दे चुके हैं। 1,000 आप एडवांस कॉलेज फ़ीस के रूप में तो एक्स्ट्रा दे चुके हैं। तो 1,000 जो रुपया है आपका, वो आपका वापस हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, इसी वजह से आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है। और आपका अकाउंट नंबर या तो आपके पापा के नाम का हो, या आपके नाम का हो, या आपके मम्मी के नाम का हो, ताकि पैसा आपके यहाँ ही आए। समझ रहे हैं ना आप लोग इस बात को, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, और यदि 5,000 से ज़्यादा लग रहा है, 5,000 से ज़्यादा लग रहा है जहाँ पे आप एडमिशन लिए हैं, 10,000 मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, 52,000 के आसपास फीस है, तो आपको वो बाद में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ज़्यादा लग रहा है तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और कम लग रहा है तो वापस आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। कुछ मैं यहाँ SC ST के लिए पॉइंट बता दूँ। देखिए यहाँ SC ST कैंडिडेट जो हैं वो जीरो फीस पे भी अपना एडमिशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि SC ST कैंडिडेट का जो स्कॉलरशिप होता है वो आ जाता है, बहुत ही आसानी से उनको अपनी स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उनका एडमिशन स्कॉलरशिप बेसिस के आधार पे ही ले लिया जाता है। प्राइवेट कॉलेज भी उनका एडमिशन स्कॉलरशिप बेसिस के आधार पे ही ले लेते हैं, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप 100% चांस रहता है आने का, तो इस वजह से प्राइवेट कॉलेज वाले उनका एडमिशन ले लेते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ कि आपको जो है रिपोर्ट अलॉटेड कॉलेज, मतलब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके कितने दिन बाद आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, जहाँ जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पे जाना है, और जो आपको कॉलेज मिला हुआ है, और वहाँ पे आपको पहुँचकर वेरीफाई करवाना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सही हैं और यह कॉलेज हमको मिला। 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पहुँच जाना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए ये चीज़ आप जानिए कि जो इफ़ डॉक्यूमेंट, ये जो सारे डॉक्यूमेंट है आपके, वो अगर जो इनवैलिड पाए गए तो आपका जो पूरा प्रोसेस है सब कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए आप अपनी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है सही भरिएगा, और इन्फॉर्मेशन में आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग मिलाएंगे कि आपने क्या डाला है, कितने मार्क्स मिले हैं आपको, कौन सा कॉलेज मिला है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सही से भरिएगा, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका जो कैंडिडेट का जो पूरा प्रोसेस है, जो एडमिशन तक का प्रोसेस है, वो कैंसिल भी हो सकता है। तो आप लोग इसको सही से ध्यान दे के सारी चीज़ कीजिएगा। हालांकि अब तो आप लोगों ने जो भरना है भर दिए हैं, लेकिन कॉलेज चूज करते टाइम पे आप लोग ध्यान से कॉलेज को चूज कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, एकदम आराम से बढ़िया से कॉलेज को 2-3 बार चेक करके फिर उसके बाद उसको सबमिट कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं जो आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप 7 दिनों के अंदर वहाँ कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज वाले आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो पहले नंबर तो प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। वही जो मैंने ऊपर बताया है कि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपके लिए एक प्रोविजनल जो होगा अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर करके एक सर्टिफिकेट टाइप का होगा, वो है आपका डाउनलोड होगा, उसको आपको लेके जाना है, वह आप गायब मत करिएगा। उसके बाद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म
जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उसकी कॉपी लेके जानी है आपको। एडमिट कार्ड जो आपका मिला था उसको, और आपका स्कोर कार्ड जो आपका अभी जस्ट आया है कुछ दिन पहले, उसके बाद यानी 5 सितंबर को। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ होता है। जो आपका 12th का मार्कशीट होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा वो आपका क्लास 10th के मार्कशीट से माना जाएगा, ना कि आपके आधार कार्ड से या वगैरह वगैरह से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपके क्लास 10th के मार्कशीट से माना जाएगा। अब देखिए, ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट जो आपके पास हैं 10th से लेकर आज तक का, और 10th से लेकर आज तक की जो जितने भी मार्कशीट हैं आपके पास उसको आप लेके जाएंगे। और जो आपका सर्टिफिकेट है एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ग्रेजुएशन बेस पे तो एडमिशन हो रहा है, लेकिन यदि आप मास्टर्स किए हैं या एमए किए हैं तो ये सब जो है आप लेके जा सकते हैं। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हैं, मास्टर ऑफ साइंस हैं, कुछ भी किए हैं तो ये सारे आप जो है अप टू क्वालिफिकेशन भी आप लेके जा सकते हैं। कैटेगरी आप लोग लेके जाइएगा। कैटेगरी वाली जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, आप लोगों को पता भी होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी का बनता है, इसके बाद SC ST का बनता है, आजकल तो EWS भी बनने लगा है। आप लोग मान के चलिएगा EWS जो है वो, आप जब गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि EWS वाले को रिजर्वेशन मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि बताइए सर EWS वालों को क्यों उनकी रैंक अलग से नहीं आई है तो उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। तो मैं बता दूं कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि EWS वालों को भी 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अब जानते ही हैं ये आयोग का मामला है, आयोग अपने हिसाब से क्या करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप लोगों की नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें बताया गया था कि EWS वालों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, समझ में आया। तो आप लोग अपनी फ़ोटो आईडी लेके जाएंगे। फ़ोटो आईडी जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किया जाता है तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड लेके जाइए। आजकल आधार कार्ड जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है तो आधार कार्ड ही लेके आप लोग जाइएगा। टू पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, कह रहा है कि पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटोग्राफ जो आपकी होती है, फ़ोटो होती है वो लेके जाइएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि 10-12 फ़ोटो आप लोग खिंचवा के रख लीजिएगा ताकि जगह जगह काम लगे तो आप लोग फ़ोटो देते रहिए। ऐसा नहीं है कि 2 मांगा है तो 2 ही लेके पहुंच गए। अब देखिए यहाँ कॉपीज ऑफ ऑल फी रिसिप्ट, सब कॉपीज ले लेनी है। जितना फीस आपने जमा किया है, एक फीस जो होते हैं ना, कहते हैं एक फीस का हिसाब लूँगा तो आप लोग जो है जितने भी फीस जमा किए हैं उनका सारा रिसिप्ट जो होगा वो आप लोग अपने पास रख लीजिएगा और उसको लेके जाइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पूल काउंसलिंग यानी सेकंड राउंड का क्या प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस जैसे मैंने बताया, फर्स्ट राउंड का जो प्रोसेस बताया वैसे ही आपका पूल काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा सेकंड राउंड में होगा। बस यह समझिए कि ये किसके लिए होगा। तो देखिए, आफ्टर द फर्स्ट राउंड, पहला राउंड होने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी वैकेंट सीट रहेगी उस पर आप लोग जो है पूल काउंसलिंग कर पाएंगे। चलिए, तो वही पूरा प्रोसेस है। अब हम नीचे आते हैं और नीचे हम देखते हैं डायरेक्ट एडमिशन वाला प्रोसेस। अब देखिए डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। जिनका देखिए, द राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल, यह जो होता है एक कॉलेज लेवल पे होता है। ये डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें कोई भी जो है आपको रजिस्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉलेज वगैरह चूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए किस बेसिस पे होता है। ये जो होता है ये भी आपके स्टेट रैंक पे ही होता है। जो आपकी स्टेट रैंक होती है इसी पे आपका एडमिशन होता है। कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज ओनली इफ सीट आर वैकेंट इन द कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। अगर जो फर्स्ट और पूल काउंसलिंग के बाद किसी के यहाँ सीट बच रही हैं, वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बस्ती कहाँ पे हैं, जो सीटें बचती हैं वो अक्सर जो है प्राइवेट कॉलेज में बच जाती हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपका डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप वहाँ जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में बात करेंगे कि सर देखिए आपके यहाँ सीट बची हुई है तो मेरा एडमिशन ले लीजिए, तो आपका एडमिशन वो लोग ले लेंगे आपका फर्स्ट राउंड और पूल काउंसलिंग होने के बाद। अब देखिए ये इसमें बताया है कि पहले किसका एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन किस किस का होगा। पहले नंबर, दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन दी फर्स्ट काउंसलिंग, जो है शामिल ही नहीं हुए हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, कि उनको लग रहा था कि मेरा तो रैंक बहुत ख़राब है तो मैं फर्स्ट काउंसलिंग में शामिल ही नहीं होऊंगा। जिनका एडमिशन पूल काउंसलिंग में नहीं हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, या वो किसी काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुए हैं, उनका भी एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और एक बात और बता दूं कि जो लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए थे उन्हीं का एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एग्ज़ाम में ही नहीं बैठे, आप चले गए, आप सोच रहे हैं कि यूपी बीएड में आपका एडमिशन हो जाए कि नहीं, अब चलिए डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो इसका मतलब कि आप
का एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, आपने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया था, बिना कुछ किए जो है आपका एडमिशन ले लिया जाए, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल सा रहेगा। लास्ट इधर देखिए, द कॉलेज विल वेरीफाइड दी कैंडिडेट डिटेल्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट एज पर द रूल्स। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉलेज जो है अपने लिए, कॉलेज लेकिन किसको फॉलो करेगा, वो जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसी के सारे जो डायरेक्शन है उसी को फॉलो करेगा, और उनको फॉलो करते हुए आपका जो सारा डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करके कॉलेज जो है आपका एडमिशन लेगा। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी फ़ीस होगी, जो आपकी डिपॉजिट फ़ीस होगी आपके डायरेक्ट एडमिशन में, वो आपके कॉलेज लेवल पे आपसे जमा करा दी जाएगी। तो आप यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाला मेरा वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।